क्वेश्चन 24 के ए वाला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 times द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आप समझें कि कोई टावर है, और यहां कोई पॉइंट है, सन से इसकी जो शेडो है वो यहां तक आती है। सन यहां पे कहीं होगा, इस पॉइंट पे अज्यूम करें आप। तो यहां से जो इसकी हाइट है वो यहां तक आती है, जो इस टावर की शेडो है। BC इज द शेडो, AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर एंड BC इज इक्वल टू शेडो ऑफ टावर। वो कह रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन आप निकाल दीजिए। सो लेट थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। इन ट्रायंगल ABC हम ले लेते हैं। यहां पर एक कंडीशन दे रखी है कि जो द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज √3 times, मतलब जो BC है वो √3 times है हाइट ऑफ टावर की। दिस इज √3 times AB। नाउ इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। AB, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर BC। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज 10 और एंगल है थीटा। यहां पर आ गया tan थीटा इज इक्वल टू AB, और BC को आप देखें तो √3 AB लिख सकते हैं। AB से AB कैंसिल हो गया। 1/√3 tan किस पर होता है? tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपकी 1/√3 होती है। अगर इनकी टेंजेंट वैल्यू इक्वल है तो यहां पर जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। अगर उनकी टेंजेंट वैल्यू इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। सो जो थीटा है वो 30 डिग्री यहां पर आ रहा है। इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. एक टावर है, let's say the tower is AB. ग्राउंड पर एक पॉइंट है that is C, और टावर से वो जो पॉइंट है वो 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट से इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो आपको AB यानी हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो आप लिखें BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टावर फिर आप बताएं AB क्या है? हाइट ऑफ टावर है। सो इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। AB अपॉन BC, ये देखिए बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 10, यानी tan 30 डिग्री। BC AB हमें निकालना है, BC को इधर ले जाएंगे और tan 30 होता है 1/√3। BC की वैल्यू है हमारे पास 30 इंटू 1/√3। √3 का रेशनलाइजेशन कर देंगे तो यहां पे आ गया 30√3/3 यानी 3 से 10 टाइम। सो 10√3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। सो हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, सिंपल एज दैट। इसके बाद
क्वेश्चन 25 देखिए, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, AB एंड AC आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट A. इफ एंगल BAC इज 65 देन फाइंड द मेजर ऑफ BOC. हमें एक फिगर दे रखी है, हमारे पास एक सर्कल, वी हैड अ सर्कल जिसका की जो सेंटर है वो O है और बाहर से एक एक्सटर्नल पॉइंट A से दो टेंजेंट डाली गई है, दैट इज AB एंड AC, और ये वाला जो एंगल है वो 65 दे रखा है, तो वो BOC एंगल की बात कर रहा है कि BOC एंगल ये वाला कितने का होगा। अब ये हम जानते हैं, देखो ये तो दे रखा है एंगल BAC इज 65 डिग्री और रेडियस से टेंजेंट पर जो एंगल बनता है वो आपका क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। आप बोलेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू ABO ACO, ये दोनों एंगल कितने के हो गए, 90 डिग्री के। आप रीजन बता सकते हैं, रेडियस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये सिंपली 90 के हो गए। अब आप ध्यान से देखें तो ACOB एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। आप बोलेंगे ACOB इज ए क्वाड्रिलेटरल, और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है, तो सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल BAC प्लस एंगल ABO प्लस एंगल ACO प्लस BOC, ये हो गया 360। तीन हमें पता है, BAC पता है हमें, दैट इज 65, ये पता है 90, ये पता है 90, और BOC हमें निकालना है। आप ध्यान से देखें तो 90 90 हो गया 180, और ये हो जाएगा 245, इधर ले जाएंगे। एंगल BOC इज 360 माइनस 245, यहां पे आ गया 5, यहां पे आ गया 5 माइनस 4 इज 1 एंड 3 माइनस 2 इज 1, सो एंगल BOC इज 115 डिग्री। तो एक इजी टाइप का क्वेश्चन ये था, ये दोनों 90 के थे, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा करके हम एंगल BOC को यहां निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन 26 के A वाला पार्ट देखिए। फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द LCM ऑफ 1818 0 एंड 7575, आल्सो फाइंड HCF ऑफ टू नंबर। LCM HCF निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। दो नंबर्स क्या हैं, द गिवन नंबर्स आर वो हैं 18 18 0 एंड 7575। तो यहां पर हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 18 18 0 2 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स 0 9 टाइम्स 0, 2 से फिर करेंगे 5 4 5, अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 5, अब यहां पर फिर से 3 से करेंगे 5 0 5, 5 से करेंगे 1 0 1, और 1 0 1 से करेंगे 1 टाइम। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 7 5 7 5,
3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15। इसके बाद इसको 5 से करेंगे, फिर से 5 से करेंगे तो 101, 101 से करेंगे तो 1 टाइम। तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 18, 18, 0 के आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 101, और 75 के आ रहे हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 101। अब HCF निकालना है, तो दोनों में जो पार्ट कॉमन है वो ले लें आप। एक तो 3 देखो, ये दोनों में से कॉमन है वो आ जाएगा। एक ये 5 देखो, ये कॉमन है। ये 101 देखो कॉमन है। तो 3 इंटू 5 इंटू 101 यानी 15 इंटू 101, और यहां पे आ गया 15 15 यानी 15 15 आ गया HCF। अब LCM कैसे निकालेंगे? जो पार्ट कॉमन आया है उसको एक बार लिखो, मतलब जो दोनों में है उसको तो एक बार लिखना है, और बाकी जो बच गया है उसको लिख दो। जैसे 2 2 कहीं नहीं आया तो यहां पे लिख दो, ये 3 कहीं नहीं आया इसको यहां लिख दो, ये 3 इसके साथ आ गया, ये 5 बचा हुआ है, बस मल्टीप्लाई कर दो। 15 4 जा 60 इंटू 15 4 जा 60, और यहां आ गया 15 इंटू 101 इज 15 15, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 90900, ये क्या आ गया? LCM आ गया। HCF LCM। इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए, 3 bells ring at interval of 6, 12 and 18 मिनट। 3 बेल्स हैं जो 6 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के इंटरवल्स पर बजती हैं। इफ ऑल द 3 bells rang at 6 AM, और तीनों एक साथ 6 AM पर बजी हैं, when they will ring together again, तो वे दोबारा कब फिर एक साथ बजेंगी। मतलब हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। LCM निकाल लो तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी देर बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी। तो यहां हम लिखते हैं बेल्स रिंग आफ्टर इंटरवल ऑफ 6, 12 and 18 minutes। LCM of 6, 12, 18, इनका LCM क्या होगा? 6, 12, 18। यहां पर आप देखें तो 2 से 3, 4 और 9, 3 से 1, 4, 3, और यहां पे आप देखें तो कितना आएगा? 4 3 से 12, यहां पे आ जाएगा, दिस इज 6, 12 and 18, 2 से 3 और 2 से 6 टाइम आएगा, 3 से 1 1 1 2 1, 2 3 जा 6, 36, ये आ गया 36। इनका LCM आ गया। LCM इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इज 36। तो 36 मिनट्स के बाद वो बजेंगी दोबारा एक साथ में। पहले बेल्स बजी थी 6 बजे, तो बेल्स रिंग टुगेदर अगेन एट 6:36 AM। पहले वो 6 बजे बजी थी, अब 36 मिनट के बाद बजेंगी, यानी 6:36 AM पर वो बेल्स दोबारा से बजेंगी। इसके बाद क्वेश्चन 27 देखिए क्या है। 1/cos θ - cos θ इंटू
1/sin θ माइनस sin θ को हमें शो करना है 1/tan θ प्लस cot θ के। तो नेक्स्ट स्टेप में आप पहले LHS लेंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लो। यहां एलसीएम आ गया cos θ, यहां 1 और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी cos स्क्वायर θ, यहां पे आ गया sin θ 1 माइनस साइन स्क्वायर θ। अब आप देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर θ किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर θ के अपॉन कॉस θ, और 1 माइनस साइन स्क्वायर θ होता है कॉस स्क्वायर θ के। कॉस से एक पावर, साइन से एक पावर, ऊपर बचा साइन θ इंटू कॉस θ। अब इसको प्रूव करने के लिए हम नीचे 1 ले लें और इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर θ प्लस कॉस स्क्वायर θ। इसको नीचे ले आए इस टर्म को, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ये टर्म वापस से ऊपर चली जाएगी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको दोनों के अपॉन में लिखो तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर θ अपॉन साइन θ कॉस θ प्लस कॉस स्क्वायर θ अपॉन साइन θ कॉस θ। साइन से एक पावर, कॉस से एक पावर, 1 अपॉन टेन θ प्लस कॉस अपॉन साइन इज कॉट θ, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर शो कर दिया। क्वेश्चन 28 देखिए, इफ Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P 5,-3 एंड R x,6 फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमारे पास एक पॉइंट है, क्वेश्चन 28। द गिवन पॉइंट्स आर, Q पॉइंट है दैट इज 0,1, P पॉइंट है 5,-3 एंड R पॉइंट है x,6। वो कह रहा है कि जो Q की P से डिस्टेंस है वो बराबर है Q की R से डिस्टेंस के, यानी कि डिस्टेंस QP इज इक्वल टू डिस्टेंस QR। ये हमें गिवन है, तो डिस्टेंस QP हम निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सो 5 माइनस 0 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR निकालेंगे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 5 माइनस 0 का स्क्वायर इज 25 और ये माइनस 4 का स्क्वायर 16। यहां पे आ गया x स्क्वायर प्लस 25। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो रूट कैंसिल हो जाएंगे। भाई स्क्वायर का रूट कैंसिल, यहां पर भी कैंसिल हो गया और यहां पे आ गया 25 प्लस 16 x स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू रूट 16, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहां से जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस 4 आएगी। तो सिंपली डिस्टेंस आपको इक्वल रखनी है और फिर वहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। क्वेश्चन 29 देखिए, ए कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के पास 2 वाइपर हैं, वो ओवरलैप नहीं करते, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते।
Each wiper has a blade of length 21 centimeter sweeping through an angle of 120 degree. Find the total area cleaned at each sweep of two blades. आप समझें, कार का जो मिरर है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहां ऐसे किसी पोजीशन पर ब्लेड लगी होती है और वो ऐसे पोजीशन को क्लीन करते हैं, यहां से यहां तक ऐसे। ऐसे ही दूसरा लगा होता है और वो भी इसी तरीके से एक पोजीशन को क्लीन करते हैं। इस ब्लेड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर और 120 डिग्री के एंगल पर ये स्वीप करता है। तो आप ध्यान से देखें तो ये एक सेक्टर बन रहा है। अब इसका जितना एरिया होगा उतना इसका होगा, तो एक का निकाल लेते हैं हम। रेडियस या फिर लेंथ ऑफ ब्लेड वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। एंगल दैट इज थीटा वो है 120 डिग्री। सो एरिया स्वेप्ट बाई वन ब्लेड वो कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो यहां थीटा है 120 डिग्री, 360 डिग्री, पाई 22/7, आर स्क्वेयर यानी 14 इंटू 14, 3 टाइम और 7 से 2 टाइम। तो यहां पे कितना आ रहा है हमारा? दिस विल बी 120/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ द ब्लेड इज 21 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ब्लेड जो है वो 21 है। सो 21 इंटू 21, 7 से 3 से यहां कैंसिल हो गया। 21 इंटू 2 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ब्लेड का एरिया आ रहा है। अब एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स, दो ब्लेड्स का एरिया कितना आ जाएगा? 2 इंटू 462 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली एक ब्लेड का एरिया निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दो ब्लेड से जितना एरिया स्वेप्ट होगा वो हमें यहां मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 30 का ए वाला पार्ट देखिए। If the system of linear equations have infinite number of solutions, then find the value of A and B. हमारे पास given equations हैं। The given equations are, वो है हमारे पास 2x plus 3y is equal to 7 and 2ax plus a plus by is equal to 28. This is second. Both the equations have infinite number of solutions. Have infinite number of solutions. If they are coincident, यदि वो coincident होंगी, so A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. दो इक्वेशंस के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तब होते हैं जब वो कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन ये है, अगर इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो ये कंडीशन होगी। रखो इस कंडीशन में, A1 है 2, A2 है 2a, ये है 3
ये है a प्लस बी और यहां पर है 7/28, 2 से 2, 7 से 4, इन दोनों को कंपेयर कर लें। सो 1/a 1/4 विच एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4 और यहां पर कंपेयर करेंगे 3/a प्लस b 1/4, 4 3 12, a प्लस b, a को इधर ले आओ, b को इधर रखो, 12 माइनस a यानी 12 माइनस 4, सो b इज इक्वल टू 8। देखा, केवल कोइंसिडेंट वाली कंडीशन लगानी है और a और b की वैल्यू हमें इजीली यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए, हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। द गिवन इक्वेशंस आर, वो क्या हैं? 217x प्लस 131y is equal to 913 and 131x plus 217y is equal to 827। अब इतनी बड़ी वैल्यूज हैं कि कोई सा भी मेथड आप अडॉप्ट करो काफ़ी दिक्कत आपको होगी यहाँ सॉल्व करने में। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब ऐसा मेथड बने तो इसको नाम दो कुछ फर्स्ट, इसको दो सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बस ऐसे ही ऐड कर दो। कुछ ऐसा पार्ट कॉमन निकलेगा जो कैंसिल होगा। यहां पे हो गया 8 4 3 348x प्लस 8 4 और यहां पे आ गया 348y इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 0 1740। 348 कॉमन लेके इधर भेज दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740 अपॉन 348। आप ध्यान से देखें तो इसके कितने टाइम हो सकता है? ये 5 टाइम हो सकता है। एग्जैक्टली 5 टाइम्स। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको नाम दो 3। कितनी सिंपल सी इक्वेशन आई है। अब ऐसे ही फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे तो यहां देखो जरा कितना आएगा। यहां पे आएगा 6 और 11 माइनस 3 इज 8, 86x। ये माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि ये बड़ा है, तो 7 माइनस 1 इज 6 एंड 11 माइनस 3 इज 8, y इज इक्वल टू, यहां आ गया 13 माइनस 7 इज, दिस विल बी 13 माइनस 7 इज 6 एंड यहां पे आ गया 0 और 10 माइनस 2 इज 8। इधर से 86 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 86, कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इज 1, दिस इज 4th। अब इनको सॉल्व करने पर ये जो इक्वेशन आ रही हैं इनको आप सॉल्व कर लो, वही वैल्यू इनको सॉल्व करने से आएगी। आई रिपीट, इनको सॉल्व करने से जो एक्स वाई की वैल्यू आती वो इनसे मिल जाएगी। अब इनको सॉल्व करना तो इजी है, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, यहां पे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 यहां डाल दो, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो x y की वैल्यू हमें यहां पर मिल गई। सिंपली आप इन्हें सॉल्व कर लें और फिर इसको सॉल्व करना भी इजी है। इसके बाद क्वेश्चन 31 देखिए, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड QPR इज अ टेंजेंट टू इट एट P, और QPR इसके P पॉइंट पर टेंजेंट है, देन प्रूव दैट QAP प्लस APR इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं पहले फिगर बनाता हूं यहां पर
क्या दे रखा है हमें, एक सर्कल है, वी हैड आ सर्कल, और इसके इस पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो रही है, दैट इज क्यू पी आर। यहां से इस पी पॉइंट से यहां पर पॉइंट है एक ए, इसको मिलाया और Q से A को मिला दिया, दिस वन। यहाँ पॉइंट है O विच इज सेंटर, और यहाँ से पॉइंट मिला दिया। यहाँ पर पॉइंट है B, इसको मिला दिया। अब वो कह रहा है टू प्रूव, क्या है हमारे पास, वो है एंगल QAP प्लस APR इज 90 डिग्री। ये हमें शो करना है, यानी कि QAP ये वाला एंगल, APR ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है, ये हमें शो करना है। आप देखें तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री का होगा। आप बोलें P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो एंगल इन दोनों का सम एंगल OPA प्लस APR इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज फर्स्ट, ये हो गया। इस OPA की जगह इसको चेंज करना है और बात बन जाएगी। अब आप ध्यान से देखें तो ये सेंटर है, सेंटर से O रेडियस और ये भी रेडियस, यानी ये दोनों क्या हो गए, आपकी साइड इक्वल हो गई, बिकॉज रेडियस है दोनों। और ट्रायंगल में जब ऐसा केस बने कि अपोजिट साइड इक्वल हो, तो उनके अपोजिट बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये दोनों इक्वल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OPA, बिकॉज आप बोलेंगे इक्वल एंगल्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ऑन इक्वल अपोजिट साइड्स। ये हो गया। इसके बाद हमें मिल गया OAP, बट हमें चाहिए QAP, यानी कि जो OPA है इसकी जगह मैं यहां OAP लिख सकता हूं। OAP प्लस एंगल APR इज 90 डिग्री। इतना क्लियर हुआ कि OPA की जगह केवल हमने यहां से OAP लिख दिया। अब आप देखो OAP यही एंगल है, QAP वही तो एंगल है, OAP लिख लो या QAP लिख लो। तो OAP की जगह हम लिख सकते हैं QAP प्लस एंगल APR इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर रेफरिंग टू द सेम एंगल। OAP QAP सेम एंगल है, तो ऐसे हम यहां पर लिख सकते हैं, और यही हमें शो करना था। QAP प्लस एंगल APR इज 90 डिग्री। अब क्वेश्चन 32 देखिए, क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। मतलब इस AP की कितनी टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी कि हम उन्हें जोड़ें और सम 180 आ जाए। तो हम लिख लेते हैं जरा, द गिवन AP इज, गिवन AP क्या है हमारे पास, वो है 45, 39, 33 सो ऑन। सो इसकी A पहली टर्म है 45, कॉमन डिफरेंस निकालें A2 माइनस A1, यानी 39 माइनस 45 दैट विल बी -6। और जो SN है वो 180 दे रखा है,
एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन हमें दे रखा है 180, n की वैल्यू हमें निकालनी है 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 45, n-1 इंटू -6। इसको इधर ले जाएंगे तो यहां आ जाएगा 360। यहां पे देखो 96n माइनस 6n स्क्वायर इज इक्वल टू 360। 6 कॉमन ले लें तो यहां पे बचेगा आपका दिस विल बी 16n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 360। यहां पे बचा 60, इसको इधर ले आओ। 16n माइनस n स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ऐसी दो टर्म चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई माइनस 60 हो, दिस विल बी 60, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -16। तो -10 और -6, n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे n माइनस 10, माइनस 6 कॉमन लेंगे n माइनस 10, n माइनस 10 दोनों में से, n माइनस 6 यहां से, तो यहां से n की वैल्यू 6 और 10। अब n की वैल्यू 2 आ रही हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि n की दो वैल्यूज का यानी 6 टर्म का भी सम क्या हो 180 हो और 10 टर्म्स का भी सम 180 हो? ऑब्वियसली पॉसिबल है। ऐसा होगा कि 6 टर्म तक का जो सम है ना वो 180 हो जाएगा। 7 से 10 टर्म्स का जब हम सम करेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि आप देखो तो d नेगेटिव है, कुछ टर्म पॉजिटिव होंगी कुछ टर्म नेगेटिव होंगी और दोनों मिलकर के 0 हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे हियर वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ n बिकॉज सम ऑफ terms from 7 to 10 are 0 because some term are positive and some negative। उनमें से कुछ पॉजिटिव होंगी कुछ नेगेटिव होंगी, इस वजह से इनके दोनों वैल्यूज पर ही जो सम है वो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 33 देखिए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। क्वेश्चन को डायग्राम से क्लियर करिए। यहां पर कोई लाइट हाउस है, लेट से दिस ए बी इज अ लाइट हाउस। इस लाइट हाउस से 2 पॉइंट हैं, लेट से दिस इज सी और डी। इन 2 पॉइंट्स पर शिप्स हैं आपकी, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले वाले एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री है, यानी इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 और इस वाली का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 30 डिग्री। एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनता है, बट ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, ये एंगल हो जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, तो जितना ये उतना ये, ऐसा हम लिख सकते हैं। और वो कह रहा है कि जो लाइट हाउस है वो 75 मीटर का है, तो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकाल दो।
और इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ 60 यहाँ 30 या फिर यहाँ 30 यहाँ 60। जितना आप लाइट हाउस के करीब जाओगे उतना एंगल बढ़ता है, यानी दूर है तो कम एंगल और नजदीक है तो ज्यादा एंगल होता है। सिंपली लिख दो। अब आप देखो तो हाइट ऑफ लाइट हाउस वो कितनी है? हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 75 मीटर। CD क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, और यही हमें निकालनी है। अब आप देखो तो इसको निकालने के लिए इसको हमने सम x मान लिया। पहले इन ट्रायंगल BAC लो और ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, BA अपॉन AC। ये देखो बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस इज 10 और एंगल है 60 डिग्री। BA हमारे पास है 75, AC हमें निकालना है और 1060 होता है 1060 इज √3। इसको इधर यहां पे आ गया। AC इज इक्वल टू 75 बाई √3। रेशनलाइजेशन कर लो, 75 √3 बाई 3 यानी 25, ये हो गया 25 √3। दिस इज AC। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BAD में हम लेंगे BA ओवर AD परपेंडिकुलर ओवर बेस 10, बट अब एंगल कितना है? 30 डिग्री। BA तो हमारे पास है 75, AD को हम लिख सकते हैं AC प्लस CD और 1030 होता है 1/√3। यहां मल्टीप्लाई कर लो, 75 √3, AC की वैल्यू है 25 √3 प्लस x। इसको इधर ले जाओ, 75 √3 माइनस 25 √3 यानी x की वैल्यू आ गई 50 √3 मीटर। ये आ गई। इसको आगे भी सॉल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू रख लो 1.73। सो 50 इंटू 1.73, 1.73 को मल्टीप्लाई कर लो 50 से, 0 0 0 86.50। कितना आ गया? 86.50 मीटर। दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन शिप्स कितनी आ रही है? 86.50 मीटर। तो सिंपली आपको अकॉर्डिंगली दोनों ट्रायंगल्स में लेना है। अब देखो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले किस ट्रायंगल में लें। तो आप देखो जब इस ट्रायंगल में ले लोगे तो ये वैल्यू निकाल सकते हो, तो पहले इसमें लेना है। ये निकालने के बाद फिर बड़े वाले ट्रायंगल में लो और फिर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसके बाद इसका बी वाला पार्ट देखिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 30-meter high building are 30 and 60 degree respectively। आपके पास एक ट्रांसमिशन टावर है, यहां पर एक 30 मीटर का कोई क्या दे रखा है? बिल्डिंग है 30 मीटर की। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है जो लगाया गया है। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से इसके बॉटम और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 और 60 है। यानी बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो ट्रांसमिशन टावर की हाइट बतानी है जिसको हमने x मान लिया। आप लिखें AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग
CA height of transmission tower और इसको नाम दो कुछ BD, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिल्डिंग। अब आप देखें तो पहले कौन से ट्रायंगल मिलेंगे। आप देखें अगर इस ट्रायंगल में लेते हैं तो हम BD इजीली निकाल पाएंगे। सो इन ट्रायंगल BAD, ABD लिखिए या BAD लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। AB अपॉन BD, यानी कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस इज tan 30। AB है हमारे पास 30, BD हमारे पास ये है, और tan 30 हमारे पास क्या होता है 1/√3। सो BD आ गया 30√3। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में लो, इन ट्रायंगल CBD, तो यहां CB अपॉन BD इज 10 और एंगल है अब 60 डिग्री। CB को हम लिख सकते हैं CA प्लस AB, और BD है हमारे पास, हमने अभी निकाला 30√3। tan 60 होता है √3। ये है CA जो है हमारा X, और AB हमें निकालना, AB हमारा है 30, और ये हो गया 30√3 इंटू √3। √3 इंटू √3 हमारे पास होता है 3, यानी 30 इंटू 3 90। इसको इधर ले जाओ, X इज इक्वल टू 90 माइनस 30 यानी कि 60 मीटर। सो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है वो होगी 60 मीटर। सिंपली आप इसे निकाल सकते हो, अकॉर्डिंगली दोनों ट्रायंगल्स में लें और आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।